साइबर फॉरेंसिक की। साइबर फॉरेंसिक के अंदर आप देखते हैं कि अगर किसी भी विक्टिम का हैंडसेट मिल जाता है या कोई डिजिटल एविडेंस मिल जाता है, तो साइबर फॉरेंसिक के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो उस फ़ोन का लॉक ब्रेक कर देते हैं, उसमें जो डेटा वॉश आउट किया जाता है, उसे रिकवर कर लेते हैं। इसके बाद अगर हमें कोई इमेज मिल जाती है साइबर फॉरेंसिक किसी केस में, साइबर क्राइम में, तो उस इमेज की ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है। तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि उस इमेज की ऑथेंटिसिटी कैसे चेक की जाएगी कि ये इमेज के साथ कुछ जो है रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। इस चीज़ के लिए हम उस इमेज का मेटा डाटा चेक करते हैं। एक इमेज का मेटा डाटा ये बताता है कि वो इमेज कब क्रिएट किया गया था या कब क्लिक किया गया था, कहाँ से क्लिक किया गया था, उस टाइम पे प्रेज़ेंट ओनर कौन था और कौन से अगर उस इमेज को डिज़ाइन किया गया था, तो कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे डिज़ाइन किया था और कौन से ओएस पे डिज़ाइन किया था। इवन मेटा डाटा के अंदर हमें ये भी डिटेल मिल जाता है, इसको अगर हम डिज़ाइन किया है, तो कौन से सॉफ्टवेयर से डिज़ाइन किया है। सो साइबर फोरेंसिक के अंदर कॉल्स की भी लॉग्स चेक हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो कॉल डिटेल्स निकालने की, तो सीडीआर का डेटाबेस निकाल सकते हैं। सीडीआर एक कंपनी सर्वर पे, जैसे हम जो भी सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ कर रहे हैं, उसके सर्वर पे हमारा हर एक पर्सन का फ़ोन का नंबर जो होता है, उसका एक सीडीआर होता है, कॉल डेटा रिकॉर्डिंग, जहाँ से हमें ये मिल जाता है कि हमने कब किस पर्सन को कॉल किया था और जब कॉल किया था तो कौन से नेटवर्क से किया था। 2 महीने पुराने कॉल डेटा रिकॉर्ड्स चेक कर लेते हैं और उसमें एक और चीज़ दिखाया जाता है कि मिनटों में हमें कॉल से या नंबर से उसका लोकेशन मिल जाता है, जो कि वर्क करता है, तो वो प्रॉपर लोकेशन हमें नहीं देता। अगर हम बात करें उसकी वर्किंग की, तो हमें क्या देता है, एक पर्टिकुलर टॉवर की लोकेशन देता है कि इस टॉवर के इतने लोकेशन कैसे चेक होता है, तो वो एक पर्टिकुलर रेडियस देता है। इस रेडियस के अंदर जो हैंडसेट था, वो कॉल के टाइम लाई कर रहा था। और इस चीज़ के बारे में एक बिगिनर लेवल पे हम आपको बताएँगे कि आप कैसे कॉल का लोकेशन चेक कर सकते हैं या कॉल की डिटेल चेक कर सकते हैं। इनकमिंग हमारा जो वेबिनार है 2 फेज़ में है, एक साइबर सिक्योरिटी और एक इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, जिसमें हम सिर्फ 2-4 अटैक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि सोनू मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सर्टिफिकेशन इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है एज अ जॉब पर्सपेक्टिव, पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो सर्टिफिकेशन एज एंट्री लेवल सिक्योरिटी इंजीनियर दे रिक्वायर सर्टिफिकेट्स. So there are some organizations which provide certifications, like you can see there are let me show you this represent as मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे जैसे ईसी काउंसिल है और आईएससी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं. तो सर्टिफिकेशन एज ए एंट्री लेवल मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी हैं. जैसे कि अगर आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन बनना है तो आपको नेटवर्क प्लस का सर्टिफिकेशन चाहिए, जो कि कॉम्शिया के प्रोवाइड करता है. और आईटी मैनेजर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब जो डेजिग्नेशंस हैं ये कंपनी में आपको प्रोवाइड तभी दिए जा सकते हैं जब आप नेटवर्क प्लस सर्टिफिकेशन आपके पास होगा एज ए एंट्री लेवल. और अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, ये जो आपके डेजिग्नेशंस है, ये सिक्योरिटी प्लस सर्टिफिकेशंस करने के बाद आपको एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंपनी में. ये सर्टिफिकेट भी आपको कॉम्शिया प्रोवाइड करता है. तो ये तो आपको बताया कि जैसे सोनू ने बताया कि सर्टिफिकेशन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, पर कभी कभी कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे स्ट्रिक्ट होते हैं जो आपको सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे. तो आपको अगर आप ये सर्टिफिकेशन ग्रैब करते हैं तो आपको कोई लॉस नहीं होगा. एक अच्छा एक आपके पास नॉलेज होगी ताकि आप किसी भी लेवल पे आप किसी भी कंपनी में जाके अपने आप को एज एम्प्लॉय रिप्रेजेंट कर सकते हैं वहाँ पे. तो जैसे अपने इंडिया में अगर बताऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा CEH, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, ये जो सर्टिफिकेट है ये ज़्यादा इस टाइम पे लोग परस्यू कर रहे हैं.
तो आपको मैं सजेस्ट करूँ तो आप ये कर सकते हैं CEH। इसके लिए आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी असेसर, पेन टेस्टर, पेनिट्रेशन टेस्टर, एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंपनी में। तो अगर सैलरी की बात करें तो इंडिया में मिनिमम 4 to 5 लाख एज अ फ्रेशर यू कैन गेट फ्रॉम एनी कंपनी। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पे सिस्को प्रोवाइड करती है 5 लाख, और इन्फोसिस में भी है, असेंचर्स में भी है। आज के टाइम में इन सब का डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप CEH का सर्टिफिकेट ग्रैब कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है वेबिनार का कंप्लीट होने को आ रहा है, जो साइबर सिक्योरिटी था, फ्यूचर हाउ टू स्टार्ट योर करियर इन द साइबर सिक्योरिटी। तो हम इसको रोल अप करने से पहले हम बता रहे हैं, मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि आप कैसे इसमें आ सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जॉब लेने के दो टर्म्स हैं, दो तरीके हैं। अगर हम बात करें तो एक ये है कि आप पर्टिकुलर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, सर्टिफिकेशंस ले रहे हैं, इसके बाद आप जा रहे हैं तो पर्टिकुलर फील्ड में या नेटवर्किंग में या CH में एक सर्टिफिकेशन लेते हैं। बात कर रहे हैं नेटवर्किंग में तो आप CCNA या CCNP या CCIE इनमें से किसी भी एक सर्टिफिकेशन को ग्रैब करते हैं, तो एज पर द सर्टिफिकेशन आपको जॉब मिल जाता है। और अगर हैकिंग में जाना तो आप एक OSS करके जा सकते हैं। बट एक अदर वे है जहाँ पे आप डायरेक्टली जा सकते हैं विदाउट एनी सर्टिफिकेशन, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो सिक्योरिटी रिसर्चर स्टूडेंट्स हैं उनके में। वो क्या है कि हम किसी भी कंपनी के वेबसाइट को टारगेट करते हैं, उसके सर्वर को टारगेट करते हैं और हम उसको वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हैं और उस वल्नरेबिलिटी को रिपोर्ट करते हैं। वल्नरेबिलिटी को रिपोर्ट करने के बाद वो हमें कुछ बाउंटी पे करते हैं, और कई बार कुछ ऐसा होता है कि हम 2-4 से ज्यादा बाउंड्रीज ले लेते हैं। तो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं जिन्हें साइबर सिक्योरिटी की जरूरत होती है, एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, वो लिंक्डइन से हमें डायरेक्ट हायर करते हैं या हैकर रैंक से हायर करते हैं। साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में 60 to 70% का जो हायरिंग प्रोसेस है, ये हैकर रैंक या गिटहब की या फिर लिंक्डइन की प्रोफाइल से हायर किया जाता है। अगर हैकर रैंक पे अगर आपका एक अच्छा प्रोफाइल है, वहां पे आपने बाउंड्रीज किए हैं, आपको वॉल ऑफ फेम मिला है, तो कोई भी कंपनी विदाउट एनी सर्टिफिकेशन आपको जॉब दे सकती है, बिकॉज दे नीड नॉलेज। आप वहाँ पे काम करें, उनके डेटा को सेफ रखें। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो और भी करियर है, जैसे अगर आप बाउंड्रीज में एक्सपर्ट हैं तो आप पर मंथ, पर वीक, डिपेंड अपॉन योर स्किल, पर वीक और पर डे भी फेसबुक की बाउंड्री देती है। अगर एक सिंपल सा बग रिपोर्ट करें या एक वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट करें तो, और एक सर्टिफिकेशंस की, तो नेटवर्किंग में करियर स्टार्ट करने से पहले आपको कम से कम बेस स्ट्रांग होना चाहिए। किसी भी फील्ड में आपको अपना करियर बनाने के लिए उस फील्ड का बेसिक क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर नेटवर्किंग में जाएं तो जिस पर्सन को राउटिंग, स्विच, हब्स, राउटर्स, प्रोटोकॉल्स के बारे में नहीं पता है, तो वो CCNA कैसे क्लियर करेगा। और बाय द वे मान के चलते हैं कि कोई ना कोई तरीका अपना के अगर आप क्लियर भी कर लेते हैं CCNA, तो जो एम्प्लॉयर है आपको बुलाएगा। ये सर्टिफिकेशन का एक मेन पॉइंट है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो कोई भी एम्प्लॉयर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाता है। बट अगर आपके पास स्किल है तो वो आपके स्किल के थ्रू वो देखते हैं सोशल मीडिया पे, जो कि हैकर्स का एक अलग ही प्लेटफॉर्म चलता है, हैकर रैंक, हैकर वन, लिंक्डइन, जहां से वो आपकी प्रोफाइल देखते हैं और कंपनीज की रिव्यूज देखते हैं आपके प्रोफाइल के ऊपर कि आपने उनके लिए क्या किया है और कितना उनकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया है। तो अगर आपका फंडामेंटल क्लियर तो आप CCNA कर सकते हैं एक बिगिनर लेवल पे। इसके बाद CCI, CCNP, ये नेटवर्किंग के फील्ड में आप कर सकते हैं। और नेटवर्किंग के फील्ड में कॉम्शिया एंड सिस्को जैसी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छी सर्टिफिकेशंस देती है, और इनकी सर्टिफिकेशंस में कंटेंट भी मिलता है, नॉट ओनली जस्ट प्रैक्टिकल उसमें हद से ज्यादा होता है। और जिन बच्चों का इंटरेस्ट है हैकिंग के फील्ड में, वो सिंपल कर सकते हैं CH। अगर हम आज मार्केट में आप जाओगे तो 10 में से हर एक 6 बंदा CH लेके बैठा है, बिकॉज कि CH का मॉड्यूल इतना इजी हो गया और कह सकते हैं कि इतना कॉमन हो गया है कि अगर हम सिर्फ एक नॉर्मल सी स्टडी कर रहे हैं और एक रिसर्च कर रहे हैं ना, थोड़ा बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं नेट पे, तो हम उसके आधे से ज्यादा मॉड्यूल CH के वैसे ही कवर कर लेते हैं।
आप इसके बाद अगर ये ना तो साइबर में जाना चाहते हैं और ना आप नेटवर्किंग में जाना चाहते हैं और ना ही एथिकल हैकिंग में जाना चाहते हैं, टेस्टर बन सकते हैं जिसमें आप वेबसाइट्स को टेस्ट कर सकते हैं। कोई भी वेबसाइट डेवलप होने के बाद टेस्टिंग के लिए जाती है, तो आप टेस्टिंग में जा सकते हैं, चाहे कोई ऐप हो चाहे कोई वेबसाइट हो। बट इन सब चीज के लिए आप कोई भी फील्ड चूज करें, उसके लिए आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट्स में भी आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत से ऑनलाइन टूल्स हैं। एक मोस्ट कॉमन टूल है सेलेनियम, जो बहुत ज्यादा यूज है। उससे हम क्या करते हैं, किसी वेबसाइट को या किसी ऐप को हम एक स्कैन कर लेते हैं, बट वो स्कैन रिपोर्ट तो हमें दे देता है कि हमारे पास कहाँ पे वल्नरेबिलिटीज हैं। बट अगर हमें नॉलेज ही नहीं है बेसिक्स की, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये जो वल्नरेबिलिटी आई है हमारे वेबसाइट पे या ऐप पे किस वजह से आई है। सो किसी भी चीज अगर साइबर की या कोई भी फील्ड की बात करें तो हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए। सो अगर आप नेटवर्किंग का बेस क्लियर कर लें और थोड़ा बहुत डेटा बेस, और मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज फॉर हैकिंग इज पाइथन। हैकिंग के लिए, और पाइथन में इजीली हमारे पास इंक्रिप्शन प्लस डिक्रिप्शन अवेलेबल है। सो अगर इस टॉपिक तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेरी हो कि हम क्या कोर्स करें या क्या स्टार्टअप कैसे करें, तो क्वेश्चन आंसर राउंड में भी आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज लास्ट में अपनी मेल शेयर करेंगे हम, उसके आप मेल भी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट शुरू करेंगे, इसमें हम एक सिंपल सा क्वेश्चन बात करते हैं किसी भी प्रोफेशनल के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, कि हु इज अ हैकर। तो हर एक पर्सन की परसेप्शन क्या होती है कि अ पर्सन सिटिंग ऑन अ काउच wearing a hoodie and having a laptop on his palm and hacking to some website। ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक पर्सन लैपटॉप में डूबा हुआ और एक हैकर की हुडी पहनने वाला या एक मास्क लगाने वाला हैकर नहीं होता है। कोई भी हैकर हैकर बनने से पहले एक सिक्योरिटी रिसर्चर होता है। और इसी चीज के अंदर अगर हम ये भी कहें कि हैकिंग क्या होती है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग सोचते हैं, या फिर हम साइबर में हैं, हमारी टीम या साइबर अवेयरनेस कैंप लगाते हैं किसी भी स्कूल को या हम कॉलेजेस को अपने वेबिनार्स देते हैं, तो उसमें जो बच्चों के मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं, तो वो एक ही होता है कि भैया फेसबुक कैसे हैक कर ले, हम अपने फ्रेंड का व्हाट्सएप हैक करना चाहते हैं, हम इस बैंक अकाउंट को हैक करना चाहते हैं। सर ऐसा हैकिंग बिल्कुल ही नहीं होता है कि अगर आप कहेंगे कि एक पर्टिकुलर अपने फ्रेंड का फेसबुक अकाउंट हैक कर ले। तो हैकिंग कैसे होती है कि एक सिक्योरिटी रिसर्चर जिसके पास जिसने अपनी तैयारी की है, नॉलेज ग्रैब किया है, वो क्या करता है कि किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को टारगेट करता है, उसके ऊपर एक रिसर्च करता है। बट लोग क्या सोचते हैं, जैसे स्लाइड पे एक टैब है, लोग सोचते हैं कि हैकिंग कैसे होती है, हैकर्स के पास बने बनाए टूल्स होते हैं, उन्होंने अपने से टूल्स बनाए होते हैं, जहाँ पे गए, हम किसी भी पर्सन का प्रोफाइल डाल दिए और गेट पासवर्ड पे क्लिक किया, पासवर्ड मिल गया। सर ऐसी वेबसाइट्स कभी मत विजिट कीजिएगा, क्योंकि वो आपका डाटा ग्रैब करते हैं, वो आपकी प्रोफाइल से डेटा कलेक्ट करते हैं। और ऐसा कोई टूल नहीं होता है कि हम गए और वहां पे जाके डाला और हमारा हैक हो गया। सर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे मार्केट में बहुत से टूल है, और एक बार आप सर्च करके देख ले गूगल पे, फेसबुक हैकिंग वेबसाइट, बहुत सी वेबसाइट खुल जाएंगी, इंस्टाग्राम में हैकिंग वेबसाइट, बहुत सी वेबसाइट खुल जाएंगी, और वहां पे आपको डेटा देने के बाद क्या कहता है कि योर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, योर पासवर्ड हैज रिकवर्ड, आप हमें इतना अमाउंट पे कीजिए। और अमाउंट पे करने के बाद वो पेमेंट कहाँ गई और आपका पासवर्ड कहाँ गया, किसी को कोई मतलब ही नहीं है, और आप उनको ट्रैक भी नहीं कर पाते हैं। सो हैकिंग का हम बात करेंगे कि रियल हैकिंग कैसे होती है। तो एक नेक्स्ट स्लाइड में एक प्रॉपर वे है कि एक हैकर कैसे वर्क करता है, और हैकर क्या एक रिसर्चर, सिक्योरिटी रिसर्चर कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले जो भी इस फील्ड में है और जिसको हैकिंग से इंटरेस्ट है, वो क्या करते हैं, अपना टारगेट फिक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि किसी पर्सन को हैक करना है, तो वो पहले अपना टारगेट सेट करेगा कि मैंने कौन सी वेबसाइट को हैक करना है। लाइक फेसबुक का एग्जांपल ले लेते हैं, वो फेसबुक को टारगेट कर दिया। इसके बाद क्या करेगा कि पहले तो उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करेगा कि इसमें कोई वल्नरेबिलिटी है या नहीं है, जिसके थ्रू मैं अपना डेटा या अपना वेपन या अपना मालवेयर या अपना कोई भी एक वो सॉफ्टवेयर सेंड कर सकूं। फिर इसके बाद अगर उससे नहीं मिलता है, तो वो क्या करेगा, फिर पॉर्स स्कैन करेगा।
कि हम कहाँ से डेटा इसका फ्लो हो रहा है, उस फ्लो के अंदर ट्राई करेगा कि मेरा जो कोड है कैसे जाए। तो सबसे पहले हमने एक वेबसाइट को टारगेट कर लिया, इसके बाद हम अपना वेपन तैयार करेंगे। वेपन इन द सेंस कि हम एक मालवेयर तैयार करेंगे, हम एक कोड तैयार करेंगे जो क्या करेगा, या हम ऐसा कह सकते हैं एक ट्रोजन तैयार करेंगे जो क्या करेगा कि उस वेबसाइट के फ्लो में जो हम डेटा सेंड करेंगे वहां पे जाएगा, और हमारा वेपन एक बार अगर इंस्टॉल हो गया, अगर डिलीवरी फेज की बात करें तो अगर मैं बात करूं कि मैंने सोनू को हैक करना है, तो सोनू के मेल पे, अगर मैंने सोनू का फोन हैक करना, तो सोनू के मेल पे मैं अपना एक मालवेयर और एक स्पाई सेंड करूंगा। डिलीवरी के बहुत से मेथड हैं, या तो मैं किसी कोड के किसी इमेज के पीछे अपना कोड बाइंड कर सकता हूँ, बट इस केस में हम अपनी बात कहें तो हमारी टीम अभी तक इस हद तक नहीं पहुंची है कि वो ऑटोमेटेड एग्जीक्यूट हो जाए। बट हाँ, अगर मैं मालवेयर सेंड कर दूं इसको एक मेल के थ्रू, तो वो मालवेयर क्या करेगा, इसके प्लेटफॉर्म पे या इसके फोन पे, इसके हैंडसेट पे चला जाएगा। फिर वो धीरे धीरे अपना एक जो कह सकते हैं कि एक्सप्लॉइट करेगा, मतलब कि एक कंट्रोल लेगा हर एक फाइल पे, हर एक फोल्डर पे एक्सेस बनाएगा। और जब मेरे पास एक्सेस मिल जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद एक्सेस मिल गया प्रॉपर, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि अपने फोन से पर्टिकुलर उसे कमांड दे सकता हूँ और उसका फोन मैं हैक कर सकता हूँ। तो हैकिंग का ये एक फेस होता है। अगर किसी ने फेसबुक को टारगेट करना है तो पहले उसकी वल्नरेबिलिटीज फाइंड करेगा। अगर जब तक हमें वल्नरेबिलिटी नहीं मिलती है तो हम कोई भी अटैक नहीं लगा सकते। हम आपको बहुत से अटैक देखने को मिलेंगे, बहुतों का नाम भी आपने सुना होगा। अगर हम बात कर लेते हैं सिंपल सी सीक्वल इंजेक्शन की ही, तो जब तक हमारे पास वल्नरेबिलिटी है ही नहीं तो हम सीक्वल इंजेक्शन कैसे अप्लाई करेंगे। कोई भी टूल या कोई भी अटैक अप्लाई करने से पहले हमें उसकी वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी होगी कि उस वेबसाइट में कहाँ से हम एंटर करें। कि जो हमारे पास बेसिक अटैक्स हैं साइबर एथिकल हैकिंग में, सबसे पहले, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। जैसे कि हमारे फ्रेंड ने हमारा फोन हैक कर लिया, या फिर हमारा फोन हैक हो गया, तो हम क्या सोचते हैं कि किसी हैकर ने टारगेट किया। सर, आपको हैकर क्यों टारगेट करेगा? जो बंदा अपना इतना मेहनत कर रहा है, इतना रिसर्च कर रहा है, वो एक ऐसे यूजर को क्यों टारगेट करेगा जिससे उसको कुछ नहीं मिलना है। का डेटा भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके फोन में सिर्फ एक इमेजेस हो सकते हैं और कुछ का डेटा हो सकता है जिसकी अगर हम बात करें मार्केट में तो उसकी कोई डिमांड नहीं है इतना ज्यादा। हम जैसे लोगों को या एक स्टूडेंट को या एक नॉर्मल से प्रोफेशनल को टारगेट करने वाले जो हैकर्स होते हैं वो न्यूब हैकर्स होते हैं। वो हैकर्स नहीं होते हैं, वो सिर्फ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स प्ले करते हैं। जो टिप्स एंड ट्रिक्स वो प्ले करके हैकिंग करते हैं वो हम आज आपको बताएंगे, और उससे कैसे बचना ये भी बताएंगे। और ये छोटी चीज, दो चार ट्रिक्स सीख के कोई हैकर नहीं होता, ठीक है। और आप अगर आज का वेबिनार अटेंड करते हैं और सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं तो आई गारंटेड कि आपको कोई हैक नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। सो ये कुछ आगे के अटैक्स हैं जो सोनू बता। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि लोग लोग कहते हैं कि हैकर्स बस फेसबुक हैक करना, जैसे नगेंद्र ने बताया कि वन क्लिक में फेसबुक हैक करना, व्हाट्सएप हैक करना, ठीक है ना। ये काम नहीं होता है हैकर्स का। मैं दिखाता हूँ कि क्या काम होता है कि हैकर्स का। लेट मी शो यू। यहाँ पे जैसे भी जाओगे आप, ठीक है, लिखोगे डेटा ब्रीच, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे न्यूज सेक्शन में। यहाँ पे देख सकते हो आप कि जो हमारा लेटेस्ट अटैक हुआ है, ठीक है, 20 घंटा पहले 5 डेटा ब्रीच, इतने डाटा लॉस हुए हैं, ठीक है। फिर यहाँ देख सकते हो एक बैंक है, ठीक है, उसका डेटा हैक हुआ है। यहाँ पे बेसिक लेटेस्ट 15 आवर पहले, 3 डे पहले, 1 डे पे देख सकते हो आप। एक एक चीज यहाँ पे अटैक्स शो करता है। और इसलिए हर कंपनी एक हैकर्स रखती है, एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर रखती है जो रिसर्च करे और जो वल्नरेबिलिटीज है उसको पैच करे। ये काम होता है हैकर्स का, ना कि वन क्लिक में किसी का फेसबुक हैक करना और इंस्टाग्राम हैक करना, ठीक है। ऐसा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि फेसबुक हैक नहीं हो सकता या इंस्टाग्राम हैक नहीं हो सकता। आजकल क्या है कि वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है और वो एफर्ट कर सकती है एक अच्छे हैकर्स को, क्योंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म है। हैकर वन, जैसे नगेंद्र ने बताया, बगक्राउड
और खुद का गूगल का भी है एक हैकर कमेटी जो हैक करती है और बाउंटी लेती है, जैसे नगेंद्र ने बताया कि बाउंटी देती है हर एक कंपनी, ठीक है। तो इसलिए हैकर्स की बहुत नीड है आजकल, क्योंकि आप देख रहे हो टाइम 1 घंटा पहले भी वहाँ होता है, 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले डेटा ब्रीच होता है, ठीक है। तो इससे रोकने के लिए एक हैकर्स की जरूरत होती है हर कंपनी को और हर कमेटी को, ठीक है। अब यहाँ बात हैं कि जो भी ये अटैक्स हैं, सारे अटैक्स पुराने हो चुके हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं अटैक्स, जो भी यहाँ पे चाहे एसवाई है चाहे मेलवेयर से, सारे पुराने हो चुके हैं, सबने इसका नाम सुना होगा। लेकिन एक चीज बनाया है क्या, आपकी थिंकिंग। आप जो सोचते हो ना, चाहे वो टूल्स बहुत ही पुराना है, लेकिन आप जो रिवर्स इंजीनियरिंग का दिमाग लगाते हो कि नहीं, मुझे इस अटैक को ऐसे अंजाम देना है, सॉफ्टवेयर वही है बट करने का तरीका अलग है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो बर्थडे अटैक, ठीक है। ये अटैक क्या है, सिंपल अटैक क्या है, आपको एक मेल आएगा किसी नोन बंदे का, ओ हैप्पी बर्थडे टू यू एंड टू योर बर्थडे, आप ये चीज बाई करो और आपको इतने डिस्काउंट में ये चीज मिल जाएगा आपको। आप उस चीज को जाओगे, आपके फालतू में वो डाटा लेंगे, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटेड कोई मालवेयर इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। एंड्रॉयड में नहीं होता है, क्योंकि एंड्रॉयड में बहुत ही रिस्ट्रिक्शन है और परमिशन देना पड़ता है। बट विंडोज में, अगर आप विंडोज में बहुत सारे ऐसे मालवेयर्स हैं जो कि डिटेक्ट नहीं कर पाती है, ठीक है, और प्री डिफाइंड इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एस्पाइवर की बात करें, सबको पता है इसके बारे में, ठीक है। और एस्पाइवर्स की बात करें कि इसका बेनिफिट्स भी है और नुकसान भी है। अगर आप, बहुत सारी कंपनी है जो कि एस्पायर्स सॉफ्टवेयर बनवाती हैं, ठीक है, अपनी कम्युनिटी के लिए, कि कोई काम करे हमारे सिस्टम पे तो वर्क ही करे, कुछ एक्स्ट्रा गलत काम ना करे। इसीलिए वो कंपनी रखती है और हम लोग रखते हैं कि किसी का मैसेज देख सकें, किसी कोई क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है, कोई उसकी फोटोज देख सकें। इसलिए कुछ लोग ऐसे रखते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत है, यानी चीज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब किसी का भी कोई लिंक ना क्लिक करो, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करो। जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो। आप खुद अगर ऐप बनाते हो, ठीक है, अगर आप डेवलपर हो, ऐप बनाते हो और प्ले स्टोर में उसे इंस्टॉल करते हो कि हाँ प्ले स्टोर में पब्लिकली पब्लिश करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको टाइम देगा 1 डे या फिर 2 डे। उसे पूरा जो गूगल की टीम है वेरीफाई करेगी कि इसमें कोई एस्पाइवर्स, कोई मैलवेयर्स तो नहीं है, कोई इसमें हार्मफुल कोड तो नहीं है कि जिससे यूजर का नुकसान हो, ठीक है। तो इसलिए जनरली आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो, कोई ऐसे लिंक से यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ड्राइव बाय ड्राइव अटैक, जैसा नाम है वैसा काम है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि हमारे फ़ोन में ड्राइवर नहीं है, ठीक है, और हमने ऑफिशियली ड्राइवर उस पेड आ रहा है, हमें फ्री में यूज करना है उसे, तो हम क्या करेंगे, हम तो भैया लिखेंगे कि हाँ दिस सॉफ्टवेयर इज क्रैक वर्जन, ठीक है। हाँ, तो मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उस सॉफ्टवेयर में एक अलग से बाइंडिंग कोड है जो उस सॉफ्टवेयर में है, ठीक है। और आपने जैसे ही इंस्टॉल किया, आपके सिस्टम में वो कोड आ गया। अब वहां से पिंग कमांड करके हम उसे एंक्रिप्ट कर लेते हैं डेटा को। और रही बात ड्राइवर का ताल्लुक है कि कोई भी सिस्टम, ठीक है, कोई भी सिस्टम अगर चल रहा है एक कंपनी में, ठीक है, तो डायरेक्ट उसे अटैक करके एक एक सिस्टम्स को अटैक करके उसमें इंस्टॉल करवा के हम सारे सिस्टम को हैक कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा अटैकर्स हैक कर लेते हैं। तो अभी तक हम बात थे स्पाईवेयर की और ड्राइव बाय अटैक की। ड्राइव बाय अटैक का एक नॉर्मल एग्जांपल दूं तो यहाँ पे हमारे पास जितने विंडो यूजर्स हैं ना, ये सारे हमारे दोस्त एक सिंपल सा टूल यूज करते हैं। अगर हम विंडो चेंज करते हैं ना, तो हर कोई क्या करता है कि जब हमारे पास ड्राइवर नहीं होता है तो हम जाते हैं नेट पे, या तो हम सर्च करते हैं कि ऑल इन वन ड्राइवर ऑफ दिस पर्टिकुलर पीसी या दिस पर्टिकुलर लैपटॉप। वो क्या करता है, एक लिंक देता है कि सर आप ड्राइवर पैक सॉल्यूशन, इसके पास इतना ज्यादा ड्राइवर है कि अगर आप एक उसका ऑफलाइन वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं 17 to 18 GB का है, तो आप एक फाइल से, एक सेटअप से कोई भी कंपनी का लैपटॉप
लैपटॉप हो और उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई भी ड्राइवर चाहिए, आपको मिल जाएगा। बट साथ साथ क्या होता है, कभी आप उसको एक्सट्रैक्ट करके देखना। अगर आप उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा कि उसके अंदर बहुत से मैलिशियस कोड और एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होते हैं। अगर आप अपना पीसी रन करते हैं तो आप उसके टास्क मैनेजर में जाके, प्रोसेस में जाके देखिएगा कि आप जो चीज चला रहे हैं उसके साथ बहुत से एप्लीकेशन रन होते हैं। अब हमने खुद एक्सट्रैक्ट करके ट्राई किया है और वेरीफाई भी किया है कि उसमें मलिशियस कोड होते हैं, मालवेयर्स होते हैं। तो ये एक ड्राइवर पैक सोल्यूशन है और स्नैपी ड्राइवर्स हैं। ये सब ड्राइवर्स होते हैं हमारे पर्सनल यूज के लिए। वो क्या करते हैं, हमारे ऑफिशियल ड्राइवर को तो मर्ज कर लेते हैं, पर साथ में उनके साथ स्पेशल कोड्स भी डाल देते हैं। तो कभी भी अगर हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना है, आप अगर डेल का ड्राइवर इंस्टॉल करना है तो डेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और डाउनलोड सेक्शन में जाके अपना मॉडल नंबर डाल के प्रॉपर डाउनलोड कर सकते हैं। सेम एचपी के पास, मतलब हर एक कंपनी देती है। तो ये ऑल इन वन जो टूल्स होते हैं ना, इनमें हमेशा कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बाइंड होता है जो हमारे पीसी का कंट्रोल हैकर्स को देता है। और अभी के टाइम पे अब मैं इस अटैक की बात करने जा रहा हूँ जो हमारे स्क्रीन पे है, फिशिंग और स्पीयर फिशिंग अटैक, जो कि बहुत बार डिस्कस भी हो चुका है हमारे कॉलेज में। हमारे पास बहुत से पैनलिस्ट भी आए थे, हमारे टीचर्स, या अभी मनिंदर सर का भी लेक्चर आया था जहाँ पे हमने फिशिंग की बात करी थी, जिसमें सर ने हमें बताया था कि कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं किसी पेज को कि वो रियल है या फेक पेज है। फिशिंग में एक्चुअली होता क्या है कि उस पेज का डुप्लीकेट पेज हमारे पास आता है। तो पहले कंपनियों ने क्या किया, जैसे गूगल का था, पहले आप चेक किए होंगे अगर आप पुराने यूजर होंगे गूगल के, तो जब भी हम जीमेल लॉगिन किया करते थे तो एक ही टैब में जीमेल का लॉगिन प्लस पासवर्ड दोनों आता था। हम एक ही टैब में फिल करते थे और लॉगिन कर लेते थे। बट गूगल ने क्या की कि फिशिंग से लोगों को बचाने के लिए दो टैब में कर दिए, एक टैब में ईमेल और सेकंड टैब में पासवर्ड। तो और फिर यहाँ पे लोग इतने होशियार हैं कि उन्होंने भी उसका भी फिशिंग कर दिया। हम भी दो पेजों की फिशिंग कर सकते हैं, मल्टीपल पेज क्रिएट कर सकते हैं एक फिशिंग के अंदर, और हम उसे अपलोड कर सकते हैं जहाँ पे हम मल्टीपल पेज डिस्प्ले कर सकें यूजर को, ताकि उसे लगे कि रियल है। और फिशिंग का एक सिंपल सा एग्जांपल है कि हमारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं हमें। इवन मैंने भी किया था जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मैं अपने फ्रेंड्स को टारगेट किया था फिशिंग से, और बहुत से फ्रेंड्स मेरे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी फिल किए थे। तो ये इसी टाइप के कुछ हैकर्स होते हैं जो हमें हैक करते हैं। हमारे फ्रेंड्स ही वो हैकर्स होते हैं जो हमें हैक करते हैं। हम हैक करते हैं जो कोई स्पाईवेयर इंस्टॉल करते हैं या फिशिंग पेज शेयर करते हैं। फिशिंग पेज से बचने के लिए एक सिंपल सा फंडा है कि आप कभी भी यूआरएल चेक कीजिए। यूआरएल चेक करेंगे तो वो बता देगा कि रियल क्या है। अगर आपको फेसबुक का पेज दिखाई दे रहा है तो आप यूआरएल चेक कीजिए, वहां पे फेसबुक जरूर होगा। नहीं तो आप उसका आईपी चेक कर लीजिए, उस यूआरएल को कॉपी करके। अगर आपको ये नहीं पता है कि हम हम कौन सी वेबसाइट का यूआरएल रियल है या नहीं है, तो आप उसकी आईपी निकाल लीजिए और गूगल पे एक सर्च कर लीजिए कि व्हाट इज द आईपी ऑफ द फेसबुक, और दोनों आईपी मैच कर सकते हैं। बट इस चीज के लिए जो हमारा नेट प्लेटफॉर्म है डिजिटल वर्ल्ड, वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज आ गई हैं कि अगर आप फिशिंग पेज बनाते हैं तो उसमें जो वर्ड्स पहले से रिजर्व हैं किसी कंपनी के नाम से, वो आप नहीं यूज कर सकते। आप कभी भी ट्राई कीजिएगा कि अगर हम गूगल का नाम डालें हम अपने फिशिंग पेज के लिंक पे, तो वो पॉसिबल नहीं होता, वो हमें नहीं अलाउ करता। ठीक है। और फिशिंग तो ये बहुत पुराना अटैक हो गया। और आईवीआर फिशिंग, आईवीआर फिशिंग क्या है कि जैसे आपको एक कॉल आता है आईवीआर के थ्रू, वो आपको डिटेल्स वेरीफाई कराते हैं और कहते हैं कि ये बटन प्रेस कीजिए। आप वो बटन प्रेस करते हैं। अगर किसी ने आपको कह दिया कि आपके फोन पे कॉल किया और कहता है कि हाँ के लिए एक दबाएं और ना के लिए दो दबाएं, अगर आप दो भी दबाते हैं तो भी वो वर्क हाँ के जैसा ही करेगा, क्योंकि वो टोटली आईवीआर उनकी थ्रू डिजाइंड है। इवन आईवीआर फिशिंग भी मार्केट में बहुत ज्यादा कॉमन है। सो फिशिंग से बचने के लिए तो आप ये लगा सकते हैं कि आइडेंटिटी वेरीफाई करें। बट अभी मार्केट में एक और टूल है, क्लोनिंग।
जिसके सबने सुना होगा, जिसको थोड़ी बहुत हैकिंग की भी शौक हो गया ना या इंटरेस्ट होगा, तो वो क्लोनिंग बहुत सुना होगा या फिर कार्डिंग सुने होंगे। बहुत अच्छा लगता है जब सुनते हैं ₹1 कर लें या लैपटॉप ऑर्डर कर लें, वो कार्डिंग होता है। तो उसी का एक पार्ट है ये क्लोनिंग।